नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे जो कि ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक पृथ्वी की वायुमंडल, जो हमारी पृथ्वी है और इस पर जो प्रमुख 5 परत पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से आज पढ़ेंगे। तो पहले आप इन सभी थ्योरी को अच्छी तरह से देखें और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की वायुमंडल यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इनके बारे में देखेंगे। किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण को वायुमंडल कहा आता है। यानी कि चाहे कोई भी ग्रह हो तो इसके चारों ओर जो गैसों का आवरण है, इसी को वायुमंडल कहा आता है। पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है, उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। आगे अभी इन सभी गैसों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि पृथ्वी जो सभी गैसों के आवरण से ढके हुए है, उसी को पृथ्वी का वायुमंडल कहा आता है। इसी वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। ठीक है ना। जो पृथ्वी है तो पृथ्वी पर ही हम सभी जीवन यापन करते हैं, और जो हम सभी जीवन यापन करते हैं तो वायुमंडल के इन सभी गैसों के आवरण के कारण ही हम सभी यहाँ पर जीवन यापन करते हैं। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान यानी कि एलोरोजी कहा आता है। जो वायुमंडल है तो इसके जो सबसे ऊपरी परत है, फिगर में भी देख सकते हैं, जिसका नाम एक्सोस्फीयर है, तो इसके विज्ञान को जो कि वायु विज्ञान कहा आता है। वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी कहा आता है। जो वायुमंडल है तो वायुमंडल के सबसे निचली परत जो कि क्षोभ मंडल है यानी कि ट्रोपोस्फेयर, तो इसके अध्ययन को ऋतु विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी कहा आता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसें, ठीक है ना। जो वायुमंडल है तो वायुमंडल में जो महत्वपूर्ण गैस पाई जाती है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, लगभग 78%। इसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन पाई जाती है, लगभग 20.95%, यानी कि लगभग 21%। तीसरा नंबर पर आता है आर्गन गैस, जो कि 0.93% पूरे वायुमंडल में पाई जाती है। इसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। उसके बाद अन्य सभी गैसें आते हैं, जो कि 0.04% की मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो वायुमंडल में ये प्रमुख जो गैस है ये पाए जाते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और अन्य सभी गैस जो कि 0.04% पाए जाते हैं। तो चलिए इन सभी गैसों के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत 78% है। यानी कि वायुमंडल में लगभग 78% जो कि नाइट्रोजन मौजूद है। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। जो नाइट्रोजन है तो यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। यह पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। जो नाइट्रोजन गैस है तो यह पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकती है। जो नाइट्रोजन है तो यह आग को फैलने से जो कि रोकती है। नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। जो नाइट्रोजन है तो यह वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। तो ये सभी जो कि प्रश्न नाइट्रोजन से बन सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन और आर्गन गैस के बारे में। यह पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 21% जो कि पाया जाता है। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस कहलाती है।
यानी कि जो ऑक्सीजन है इसे जीवन दायिनी गैस कहा जाता है। बिना ऑक्सीजन के हम सभी जो कि जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि मानव श्वसन के लिए ऑक्सीजन का ही प्रयोग करता है। जो हम सभी मनुष्य हैं तो हम सभी जो कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं, इसीलिए इस गैस को जीवन दायिनी गैस कहा जाता है। ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक होती है। जो ऑक्सीजन है तो यह आग जलाने में सहायक होती है, परंतु जो नाइट्रोजन है तो यह आग को फैलने से रोकती है। वही जो ऑक्सीजन है तो यह आग जलाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है ना, यानी कि बिना ऑक्सीजन के हम सभी ईंधन नहीं जला सकते, यानी कि ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, इसलिए यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है ना। इसके बाद है आर्गन गैस। वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में यानी कि 0.093% जो कि आर्गन गैस पाई जाती है। आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में की जाती है। जो आर्गन गैस है तो इसका प्रयोग विद्युत उपकरण में की जाती है, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इनके बारे में देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% जो कि पाए जाते हैं। यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत पर पाई जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह काफ़ी भारी गैस है, जिस कारण यह वायुमंडल के सबसे निचली परत पर पाई जाती है। यह पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में भी काम आती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो यह पेड़ पौधे के श्वसन के लिए भी जो कि काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है तो इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है। इसके बाद है हाइड्रोजन गैस। यह वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। जो हाइड्रोजन गैस है तो यह वायुमंडल के सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन गैस जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है। जो हाइड्रोजन है तो इसे जलाने पे अत्यधिक जो कि ऊर्जा प्रदान करती है, इसीलिए इसे भविष्य का ईंधन के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो वह है हाइड्रोजन गैस। तो चलिए अब देख लेते हैं पृथ्वी की वायुमंडल की संरचना के बारे में। जो हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी की वायुमंडल है, तो इनके संरचना को देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में 5 परत मुख्यतः तौर पे पाई जाती है। तो फिगर में भी देख सकते हैं, जो कि ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। दूसरा परत है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे समताप मंडल कहा जाता है, और मध्य में पाया जाता है मध्य मंडल, जिसे मेसोस्फेयर कहा जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर पाया जाता है आयनोस्फेयर, जिसे आयन मंडल कहा जाता है, और सबसे बाह्य यानी कि सबसे अंतिम में एक्सोस्फेयर पाया जाता है, जिसे बाह्य मंडल कहा जाता है। तो चलिए इन सभी परत के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसकी ऊंचाई सतह से 18 किलोमीटर तक होती है। यानी कि जो हमारा पृथ्वी है तो हमारे पृथ्वी के सतह से 18 किलोमीटर तक इसकी जो कि ऊंचाई होती है, और यह वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। सभी मौसमी गतिविधियाँ क्षोभ मंडल में ही होती है। जितने भी मौसमी गतिविधियाँ होती है ये सभी क्षोभ मंडल में ही होती है, जैसे बिजली का कड़कड़ाना, बादल का बनना, आंधी एवं वर्षा का होना तथा इंद्रधनुष का होना, ये सभी क्षोभ मंडल में ही होते हैं।
यानी कि जितने भी मौसमी गतिविधियाँ होती है ये सभी क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती है। जो भी बिजली कड़कड़ाते हैं, बारिश होती है, चाहे आंधी आती है या जो इंद्रधनुष बनती है, ये सभी गतिविधियाँ क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती है। क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होती है। यानी कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो कि 1 डिग्री सेल्सियस का गिरावट हो जाती है। ठीक है ना। तो आपको इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखना है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में गिरावट आती है। इस मंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए यह मंडल सबसे ज़्यादा गर्म होता है। जो सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फेयर, तो यह सबसे ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलती है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट VVI कि बताइए संवहन मंडल के नाम से किस परत को जाना जाता है, तो वह है क्षोभ मंडल को। नोट को ध्यान में रखें। गर्मी के दिनों में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर, तो यह जो कि गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। वही जब ठंडी आती है तो ठंडी के दिनों में इसकी ऊंचाई घट जाती है। जो औसत ऊंचाई है जो कि 18 किलोमीटर की है, तो यह गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है और ठंडी के दिनों में जो कि घट जाती है। तो जितने भी क्षोभ मंडल से प्रश्न बन सके वे सभी कवर किए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट परत को। अब है समताप मंडल, तो इसे स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। समताप मंडल में तापमान लगभग समान होता है, यानी कि जो समताप मंडल है तो इसमें तापमान समान ही होता है। समताप मंडल की ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक होती है, यानी कि पृथ्वी की सतह से जो 18 किलोमीटर है तो इससे ऊपर से 50 किलोमीटर तक के सतह तक जो कि समताप मंडल की ऊंचाई होती है। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है, यानी कि जितने भी मौसमी घटनाएं होती थी ये सभी जो कि क्षोभ मंडल में होती थी, जैसे कि आंधी आना, बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना जैसे घटनाएं ये सभी यहाँ पर नहीं होती है। जितने भी होते थे ये सभी क्षोभ मंडल में होते थे, तो ये सभी घटनाएं तो यहाँ पर नहीं होती। तो तापमान समान रहने व मौसमी गतिविधियां न होने के कारण वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। मोस्ट VVI जो वायुयान उड़ते हैं यह जो कि समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मौसमी गतिविधियाँ थी ये सभी नहीं होती है, इसलिए इस परत पर वायुयान उड़ाए जाते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है। जो वायुमंडल की दूसरी परत है समताप मंडल, तो ओजोन परत यहीं पर स्थित है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। जो ओजोन परत है तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। यह सूर्य से आने वाली जो कि हानिकारक पराबैंगनिक किरण को अवशोषित कर लेती है, क्योंकि जो पराबैंगनिक किरण है यदि यह पृथ्वी पर आ जाए तो इससे बहुत सारे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इससे स्किन कैंसर और पेड़ पौधों को भी नुकसान हो सकता है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। जो फ्रिज में गैस बनती है फ्रीऑन, तो इससे जो ओजोन परत है इसको काफ़ी नुकसान जो कि बन रहा है, जिससे हम सभी को नुकसान हो सकता है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। जो ओजोन परत है तो ओजोन परत की जो मोटाई होती है इसे नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो ये सभी जो कि समताप मंडल से प्रश्न बन सकते थे, तो ये सभी कवर कर लिए। चलिए एक बार और इसे देख लेते हैं। देखिए समताप मंडल की औसत ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर के बीच की होती है। समताप मंडल में जितने भी मौसमी
घटनाएं होती है ये सभी नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी वायुयान होते हैं ये सभी उड़ाए जाते हैं। ओजोन परत जो कि समताप मंडल में ही स्थित है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेती है। यदि यह हमारे पृथ्वी पर आ जाए तो इससे हमें बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है, जैसे कि हम सभी को स्किन कैंसर हो सकता है और जो पौधे हैं तो इसे भी काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब है जो कि वायुमंडल का तीसरा परत मेसोस्फेयर, मध्यमंडल। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है तथा वायुमंडल के बीच में स्थित है। इस परत का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक होता है। जो यह परत है मेसोस्फेयर, तो इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक होती है और यह बीच में स्थित है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्य मंडल में आकर जलकर समाप्त हो जाती है। यानी कि जो उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आती है तो यह मध्य मंडल में आकर ही समाप्त हो जाती है। इसके बाद है वायुमंडल के चौथा परत और पांचवा परत, इन दोनों को देख लेते हैं। तो आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर को आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। आयन मंडल का विस्तार 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच होता है। ठीक है ना, जो आयनोस्फीयर है तो इसका विस्तार 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच होता है। संचार उपग्रह यानी कि जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं यह सभी इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। तो इससे आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लगाए जाते हैं ये सभी आयन मंडल में ही लगाए जाते हैं। इसके बाद है वायुमंडल के आखिरी परत, जिसे बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह पर स्थित है, यानी कि सबसे ऊपर जो कि बाह्य मंडल ही स्थित है। इसका विस्तार 640 किलोमीटर से ऊपर का है। ठीक है ना, यानी कि 640 किलोमीटर से ऊपर तक के इसी का विस्तार है, परंतु कहाँ तक होगा इसके बारे में अभी तक जो कि बताया नहीं गया है। बाह्य मंडल में हल्की गैस हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। जो एक्सोस्फीयर है तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। तो यहाँ पे जितने भी थ्योरी थे ये सभी समाप्त हुए। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहा जाता है? तो उसे वायुमंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना मौजूद है? तो ऑप्शन बी 78%। क्वेश्चन नंबर 4, रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस कौन कहलाता है? तो वह है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 5, आग को तेजी से फैलने से कौन गैस रोकती है? तो वह है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा गैस आग को जलाने के लिए सहायक होती है? तो वह है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 7, बल्ब और ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरा जाता है? तो वह है आर्गन। क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वह है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9, सभी प्रकार के मौसमी गतिविधियाँ वायुमंडल के किस परत में होती है? तो ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 10, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है?
जो स्ट्रेटोस्फीयर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो ऑप्शन बी 18 से 50 किलोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल के कौन सा परत ओजोन परत को अवशोषित कर लेता है? तो वह है ऑप्शन बी समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल के किस परत में उल्का पिंड जाकर नष्ट हो जाती है? तो वह है ऑप्शन बी मध्यमंडल मेसोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? तो सबसे ऊपरी परत बाह्य मंडल कहलाता है, एक्सोस्फीयर। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।